आज की वीडियो हमारी बेस्ड ऑन है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। फर्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद अ स्केलर टर्म। स्केलर टर्म मीन्स एक वेक्टर क्वांटिटी, उसके साथ हम स्केलर टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे एंड डिवीजन भी होगा ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर टर्म। ओके, जैसे कि हम कहते हैं कि आपको वेक्टर ए वेक्टर आपको गिवन है। ओके, और ये जो ए वेक्टर है इट इज इक्वल टू कैपिटल ए वेक्टर। एंड अगर इस ए वेक्टर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, पता है 3 स्केलर टर्म है, देन 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, क्या ये ए वेक्टर होगा? यस, नो इट इज नॉट ए वेक्टर, ये कुछ बी वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो ये जो कैपिटल ए वेक्टर है वो स्मॉल ए वेक्टर के इक्वल है, एंड जब स्मॉल ए वेक्टर को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इट बिकम कैपिटल बी वेक्टर। तो इससे आपको क्या क्लियर रिलेशन क्या मिल रहा है कि जो आपका बी वेक्टर है वो 3 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर है। तो यहाँ पर डायरेक्शन सेम रहेगी, ए एंड बी की डायरेक्शन सेम है जो कि इस ए वेक्टर के अकॉर्डिंग डायरेक्शन है, मीन्स यूनिट वेक्टर सेम रहेगा। फर्क क्या है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। ये इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए वेक्टर का और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ए स्मॉल ए, और मॉड ऑफ ये बी वेक्टर अगर फाइंड करें तो 3 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ स्मॉल ए वेक्टर हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स हो गया बट डायरेक्शन सेम रही। जैसा कि आप एग्जाम्पल में डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका ए वेक्टर है और जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका 3a वेक्टर हो जाएगा। तो डायरेक्शन वही है, बस उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी लेंथ 3 टाइम्स हो गई है। तो अगर मैं इसको ग्राफिकली प्लॉट करूं कि अगर आपका ये O पॉइंट है, ठीक है, एंड ये पॉइंट A है, तो दिस OA वेक्टर, इफ दिस OA वेक्टर इज A वेक्टर, देन आप मुझे बता सकते हैं कि अगर ये B पॉइंट ले लें हम तो OB वेक्टर क्या होगा? यस, व्हाट इज दिस OB वेक्टर? ग्राफिकली आप देख सकते हैं तो ये आपका OA अगर A वेक्टर है तो ये इसका डबल लेंथ हो गया OB, तो ये हो जाएगा 2A वेक्टर। एंड अगर मैं C पॉइंट ले लूँ, C पॉइंट, देन OC वेक्टर क्या होगा? यस, व्हाट इज OC वेक्टर? यस, ये आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, 1 A वेक्टर प्लस A वेक्टर प्लस A वेक्टर मीन्स 3 टाइम्स ऑफ A वेक्टर। एंड सेम अगर मैं ये D पॉइंट कंसिडर करूं तो OD वेक्टर क्या होगा? यस, व्हाट इज OD वेक्टर? यस, वेरी गुड, 4A वेक्टर। तो यहां पर मैंने A वेक्टर को स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4, और जरूरी नहीं कि आप 1 2 3 4 1/2 भी ले सकते हैं, ठीक है, 3/4 भी ले सकते हैं, तो यानी उसका मल्टीपल हो जाएगा। बस यहाँ पे अगर हम माइनस भी लें तो भी गलत नहीं है, -1/2 क्या होगा, बस आपके यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर मैं कहें, हम यहाँ पर आपको कहें कि एग्जांपल दे देते हैं आपको, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू, अगर 2i कैप है, सिंपल सा एग्जांपल ले रहे, मैग्नीट्यूड 2 है, डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है, और जो बी वेक्टर है वो आपका हाफ ऑफ ए वेक्टर है। तो हमने यानी हाफ से मल्टीप्लाई किया, या क्या कह सकते हैं, डिवाइड कर दिया 2 से, तो मल्टीप्लाई बाय हाफ या कहें डिवाइड बाय 2, तो बी वेक्टर इक्वल टू हाफ ऑफ ए वेक्टर क्या आएगा? यस, हाफ ऑफ ए वेक्टर मीन्स हाफ ऑफ 2i कैप, ये जो बी वेक्टर आएगा आपका इट इज i कैप आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से हम वेक्टर को या तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है। ओके, अगर मैं नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई करूं, इफ ए वेक्टर इज अगेन सेम कि 2i कैप है एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू, अगर कहें -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, तो बी वेक्टर की वैल्यू क्या होगी? यस, देन बी वेक्टर की वैल्यू होगी, यस क्या होगी? यस, वेरी गुड, -4i कैप। तो यहां पे क्या इफेक्ट पड़ा? मैग्नीट्यूड तो चेंज हुआ, डायरेक्शन चेंज होगी इस माइनस की वजह से, तो -4 टाइम्स ऑफ i कैप मीन्स अगर ये a वेक्टर 2i कैप है तो जो b वेक्टर है वो अपोजिट डायरेक्शन मीन्स -4i कैप। क्लियर है? तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन
ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर टर्म. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. अब यहाँ पे दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, ए एंड बी वेक्टर क्वांटिटी है और दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं. इससे पहले क्या था, एक वेक्टर को स्केलर टर्म से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे थे. अब हमारा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मीन्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो भी टू वेक्टर्स को. तो जो प्रोडक्ट करते हैं वो दो तरीके से होता है. यस, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, वन इज, यस, अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर हमारा ए वेक्टर है एंड जो दूसरा वेक्टर है वो बी वेक्टर है, तो प्रोडक्ट के दो मेथड है. जैसे आप देख सकते हैं ए डॉट बी, ए डॉट बी यानी ए वेक्टर बी वेक्टर का प्रोडक्ट किया, बस ये डॉट लगा दिया तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहते हैं. एंड दूसरा ए वेक्टर क्रॉस का सिंबल बनाया, ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट हो गया. तो ये है डॉट प्रोडक्ट, ये है क्रॉस प्रोडक्ट. तो प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, यस, वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर इज क्रॉस प्रोडक्ट. तो अब ये डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है भाई? अगर हम स्केलर टर्म में 2 3 6 होता है, 2 डॉट 3 6 आएगा, बट 2 क्रॉस 3 6 आएगा, लेकिन वो आपका स्केलर टर्म है. वेक्टर क्वांटिटीज में ऐसा नहीं है. वेक्टर क्वांटिटीज में डॉट के अकॉर्डिंग अलग वैल्यू आएगी, क्रॉस के अकॉर्डिंग अलग वैल्यू आएगी. तो कैसे सॉल्व किया जाता है, यानी वेक्टर का अलजेब्रा ही अलग है. ठीक है, तो वेक्टर का एडिशन भी अलग है और वेक्टर का प्रोडक्ट भी कुछ अलग ही है, वो हम समझते हैं. नाउ जैसा कि आपको यहाँ पे मैंने बताया है कि डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी, तो आप देख सकते हैं आप यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी, तो डॉट है इसलिए डॉट प्रोडक्ट. अब इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं. स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? तो कुछ को तो आइडिया लग गया कि स्केलर क्वांटिटी से रिलेटेड है. यस, वेरी गुड. ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो ए बी कॉस थीटा होता है. मॉड ऑफ ए वेक्टर, मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड कॉस एंगल दोनों वेक्टर के बीच का. तो ए डॉट बी क्या हो गया, ए बी कॉस थीटा. ओके, अब यहां पे ये जो ए बी कॉस थीटा आया ये क्या है? यस, ये एक पूरा स्केलर टर्म, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है ना, ये आपका एक स्केलर टर्म है. अब ये एक स्केलर टर्म है तो इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्शन है नहीं, तो ये क्या एक स्केलर टर्म आया है. तो यानी एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी. अगर टू वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट करें तो हमें एक स्केलर टर्म मिलेगा, यानी वी गेट स्केलर क्वांटिटी. एग्जाम्पल के लिए बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, वर्क डन आपको पता ही है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क डन? एनीवन? वेरी गुड. वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी डिस्प्लेसेस द बॉडी इन इट्स डायरेक्शन. मीन्स वर्क तब कहा जाता है कि वर्क हुआ है कि कोई बॉडी है, फोर्स लगाया और बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुई. तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और दोनों की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. तो अब जरा हम अगर डायरेक्शन की बात करें, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन की तो बात करनी ही पड़ेगी, तो इस फॉर्मूले को समझते हैं क्या है. यस, ये वर्क डन है. एग्जाम्पल में फोर्स है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट जो कि वेक्टर क्वांटिटी है, और इन दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट किया तो हमको क्या मिला? वर्क डन मिला. ओके, तो ये जो वर्क डन है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी, इसीलिए इस पे एरो नहीं बना हुआ, जबकि इन दोनों पे एरो इंडिकेट किया हुआ है. तो समझते हैं इस फॉर्मूले को और फिर ये क्लियर हो जाएगा कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा है. क्यों? क्या इसको रट लें हम? नहीं, समझते. तो देखो ये एक ब्लॉक है जिस पे फोर्स लगाना है, और फोर्स की कोई भी डायरेक्शन हो सकती. तो लेट ये फोर्स वेक्टर है और ये उसकी डायरेक्शन है, और ये ब्लॉक डिस्प्लेस इस डायरेक्शन हुआ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब देखो फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में कुछ तो एंगल है. यस, एंड वो एंगल थीटा है. तो अभी डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई कि वर्क की क्या डेफिनेशन थी? मैंने इस पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाया तो जो बॉडी है वो डिस्प्लेस हुई. तो हमारा जो वर्क डन है वो फोर्स अप्लाई करने पे जो बॉडी डिस्प्लेस हुई, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए. तो उसको मल्टीप्लाई करने पे वर्क डन मिल जाएगा, उसके प्रोडक्ट पे वर्क डन मिल जाएगा. तो यहाँ तो डायरेक्शन सेम नहीं है. तो आपको प्रीवियस वीडियो मैंने क्या बताया था? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर बताया था. तो यस, यहाँ पर हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा वेक्टर को, और ये जो एफ वेक्टर है
उसका वो कंपोनेंट बताना है जो कि एस की डायरेक्शन में हो। आइडिया कुछ? यस, आपको मैंने बताया था कि अगर एंगल थीटा बन रहा है तो यस, एंगल थीटा बन रहा है तो इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट होगा? वेरी गुड, एफ कॉस थीटा। समझने के लिए आप ऐसे राइट ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लो, ऐसे करके ये राइट ट्रायंगल बना लिया आपने, और ये राइट ट्रायंगल है आपका, तो डिस्प्लेसमेंट बेस हो गया, एफ वेक्टर हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यस कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी आपको इस डायरेक्शन में फोर्स का कॉम्पोनेंट क्या मिलेगा? यस, एफ कॉस थीटा मिलेगा। तो एफ साइन थीटा कहाँ होगा? यस, जब वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो अगर ये एफ कॉस थीटा है तो उसके ये परपेंडिकुलर आपका ये डायरेक्शन एफ साइन थीटा का होता है। तो डेफिनेशन ऑफ वर्क डन के अकॉर्डिंग फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया अगर उसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स क्या है? एफ कॉस थीटा है, तो हमें वही कॉम्पोनेंट लेना है, यानी वर्क डन इज इक्वल टू प्रोडक्ट करना है फोर्स का वो कॉम्पोनेंट जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी एफ कॉस थीटा इंटू एस, और हमें क्या मिला? वर्क डन इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो इसी से यहाँ से कॉस थीटा आया, जैसे आप ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा कैसे आया? ये वो कंसेप्ट है, ठीक है। यानी ए वेक्टर का हम वो कंपोनेंट लेते हैं जो कि बी वेक्टर के अलोंग होता है, तो ये एफ एस कॉस थीटा आया, और यानी कि एफ एस कॉस थीटा इज द फॉर्मूला ऑफ एफ डॉट एस। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट जो कि टू वेक्टर क्वांटिटी है उनके डॉट प्रोडक्ट से आपको वर्क डन मिल गया। क्लियर हो गया डॉट प्रोडक्ट? तो डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी हमें मिलती है यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होता है। एग्जाम्पल वर्क डन इक्वल टू एफ डॉट एस, और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आगे क्लासेस में आपको मिलेंगे, क्लास 12th में भी और 11th में भी। ओके, नाउ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट समझते हैं। क्या होता है ये क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट? क्रॉस तो यानी ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, एंड यहाँ फॉर्मूला अगर वहां कॉस है तो यहाँ साइन है, तो यहाँ फॉर्मूला है ए बी साइन थीटा। ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। अभी ये जो ए बी साइन थीटा वो मैग्नीट्यूड आया, ए क्रॉस बी से हमें मिलेगा वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा इसी वजह से इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, डायरेक्शन तो होती है वेक्टर क्वांटिटी में, तो फिर डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे तभी तो कंप्लीट होगा। नाउ इट इज कंप्लीट, ए बी साइन थीटा इंटू डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर। अब ये एन ही क्यों यूज कर लिया? एन क्या है यहाँ पर? एन नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। ओके, नॉर्मल यूनिट वेक्टर मीन्स जो आपका ए क्रॉस बी करने पे कोई वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, लेट कि वो सी वेक्टर आ रहा है, तो जो सी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन क्या होगी? उसकी डायरेक्शन होगी नॉर्मल किसके? ए एंड बी दोनों के ही नॉर्मल होगी, यानी ए एंड बी के दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा, इस वजह से उसको नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका मतलब सी वेक्टर जो आपको मिलेगा क्रॉस प्रोडक्ट से, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है वो दोनों ही वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होता है, नॉर्मल होता है, यानी सी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। क्लियर है? हाँ, नेसेसरी नहीं है कि ए और बी परपेंडिकुलर हो हो भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ए एंड बी के बीच में थीटा एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, नेसेसरी नहीं है। लेकिन जो सी वेक्टर जो आएगा क्रॉस प्रोडक्ट से वो परपेंडिकुलर जरूर होगा ए एंड बी दोनों के ही, इसलिए यहाँ पे जो उसकी डायरेक्शन है वो एन कैप यानी नॉर्मल यूनिट वेक्टर। एग्जाम्पल देखो आप, टाउ वेक्टर, ये क्या है? ये सिंबल, ये टाउ मीन्स टॉर्क है, वर्ड सुना होगा आपने टॉर्क। तो टाउ वेक्टर यहाँ पे टॉर्क है, एंड टॉर्क इज इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ वेक्टर। अब ये क्या है? ये रोटेशन मोशन से रिलेटेड है, जैसे व्हील रोटेट करता है, ठीक है, रोटेशन मोशन से। डोर है वो भी, उसका भी रोटेशन मोशन का ही पार्ट है, फोर्स लगाएंगे तो वो डोर क्लोज होगा, ओपन होगा। तो उसी से समझ लेते हैं, जो हम कॉमन एग्जाम्पल समझते इजीली समझते हैं कि ये डोर एक जगह फिक्स है और ये डोर यहाँ पे ओपन या क्लोज होगा, ठीक है, ओपन या क्लोज होगा, तो यहाँ पे मैं फोर्स लगाऊंगा, इस पॉइंट पे मैंने फोर्स लगाया, डोर के इस पॉइंट पे फोर्स लगाया, तो ये ओपन या क्लोज होगा, या पुल करूंगा या पुश करूंगा। तो यहाँ इस पॉइंट पे फोर्स लगाया मैंने, एफ वेक्टर फोर्स लगाया, और ये जो पॉइंट है इस जिस एक्सिस के अबाउट डोर रोटेट करेगा,
जिस एक्सिस के अबाउट डो रोटेट करेगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और उससे ये जो डिस्टेंस है पॉइंट का जहां मैं फोर्स लगा रहा हूं, उसका पॉइंट का जो पोजीशन है वो पोजीशन आर वेक्टर होगा, वो आर वेक्टर होगा। तो आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ से आपको मिलेगा टॉर्क, वो है टॉर्क यानी रोटेशनल इफेक्ट ड्यू टू द फोर्स, फोर्स लगने से वो चीज रोटेट हुई, ठीक है। तो यही है टॉर्क, यानी टॉर्क क्या है, ये रोटेशनल फोर्स मान सकते हैं, यानी रोटेशनल इफेक्ट ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड। और यहां पर आर वो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन जहां पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहां से आर और एफ पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से हमको ये टॉर्क मिलेगा, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे चैप्टर 7 सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन मोशन में। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी आई वो क्रॉस प्रोडक्ट करके आई, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यस अगर ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है, ओके अगर आर वेक्टर की डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस है और एफ फोर्स वेक्टर लग रहा है अलोंग द वाई एक्सिस, तो उन दोनों के परपेंडिकुलर टाउ वेक्टर होगा, यस आर क्रॉस एफ जेड एक्सिस के अलोंग होगा। दैट मीन्स यहां पर जेड एक्सिस के अलोंग टॉर्क वेक्टर होगा, यानी इसकी डायरेक्शन और वो डायरेक्शन दोनों के ही परपेंडिकुलर है। तो ये आपका कंसेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां से हमें मिल रहा है वेक्टर क्वांटिटी। तो ये इंट्रोडक्शन तो क्लियर हो गया आपको कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर टू टाइप्स के होते हैं, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट, और जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट मींस वेक्टर क्वांटिटी यहां से मिलती है आपको। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यानी स्केलर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज। डॉट प्रोडक्ट क्योंकि स्केलर टर्म मिलता है, तो आप 2 × 3 6, 3 × 2 6, तो डायरेक्शन तो है नहीं कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वैल्यू 6 ही रहेगी। तो जो डॉट प्रोडक्ट है टू वेक्टर का इज क्यूमुलेटिव, दैट मीन्स ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा, सॉल्व करके वैल्यू वही आएगी, दैट मीन्स ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, यानी कि ए बी कॉस थीटा ही आएगा। तो ये प्रॉपर्टी क्या होती है, यस कम्यूटेटिव होती है। नेक्स्ट कि ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है, ए डॉट बी अगर जीरो गिवन है, तो इसका क्या मतलब होता है, ए डॉट बी जीरो का मतलब आप सोचेंगे भाई या तो ए जीरो हो या तो बी जीरो, भाई जीरो से प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो आ जाना चाहिए। अब मान लो अगर ए एंड बी दोनों ही जीरो नहीं है, तो क्या मतलब कि जीरो नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं कहा कि वेक्टर्स में कंसेप्ट ही अलग होता है। ए एंड बी अगर दोनों जीरो नहीं है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कुछ होगा, वो एंगल क्या होगा, यस ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, ए डॉट बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और मैंने कहा ए डॉट बी जीरो मीन्स ए बी कॉस थीटा जीरो। अब आपसे कहा मैंने ना ए जीरो है ना बी जीरो है, तो फिर क्या जीरो है, कॉस थीटा जीरो है, इसका मतलब कॉस थीटा जीरो होगा। कॉस थीटा जीरो कब होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, यस कॉस थीटा तब जीरो होगा जब थीटा की वैल्यू, देखो आंसर आ गया, वेरी गुड, थीटा की वैल्यू 90 होगी। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, यानी कॉस 90 क्या होता है, जीरो होता है। तो इसका मतलब ये है कि ए वेक्टर जीरो नहीं है, बी वेक्टर भी जीरो नहीं है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी अगर टू वेक्टर क्वांटिटीज एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, जीरो आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर टू इटसेल्फ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर वेक्टर, मींस एक को एक के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया, सेम वेक्टर क्वांटिटी को डॉट प्रोडक्ट कर दिया। तो ए डॉट ए फॉर्मूला क्या होता है, बस बी को ए से रिप्लेस कर देंगे, तो ए डॉट ए क्या होगा, ए डॉट ए मॉड ऑफ ए यानी ए मॉड ऑफ ए, फिर बी की जगह ये हो गया अगेन मॉड ऑफ ए, ए इंटू ए स्क्वायर आ गया, कॉस एंगल थीटा, थीटा क्या होगा भाई सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा, डायरेक्शन सेम होगी तो कॉस जीरो होगा, कॉस जीरो। तो ए स्क्वायर कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो वी गेट ए स्क्वायर। क्लियर है, और ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं यूज होगा न्यूमेरिकल में कि ए डॉट ए स्क्वायर, ओके। तो पी डॉट पी स्क्वायर, क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर क्यू स्क्वायर, इस तरीके से यूज होगा। नाउ नेक्स्ट, द डॉट प्रोडक्ट फॉलोज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत सिंपल है, ओके। ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी वेक्टर है, ये तो बहुत ही सिंपल है, सबको आता होगा ब्रैकेट ओपन करना। ए डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, ए डॉट पहले बी करेंगे, ए डॉट बी आया, फिर प्लस ए डॉट सी, तो ए डॉट बी प्लस लगा ए डॉट सी, तो सिंपल है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये तो बहुत इजीली समझ आ गया आपको। यस, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल, इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स, ऑर्थोगोनल वर्ड याद आ रहा है आपको, बताया था मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर में। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स क्या होते हैं? वो वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर हो, जैसे आई कैप यूनिट वेक्टर क्या होता है एक्स एक्सिस के लिए, जे कैप वाई एक्सिस के लिए, के कैप जेड एक्सिस के लिए, तो ये ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। यस, तो यानी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर मीन्स एंगल 90 डिग्री होगा, तो वही चीज हम यहाँ समझ रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, तो आई जे के एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री है। आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो, तो क्लियर हो गया कि ऑर्थोगोनल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो आई जे और के ऑर्थोगोनल है, तो इनमें डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? जीरो आएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इफ टू वेक्टर्स गिवन बाय, यस कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, कंपोनेंट फॉर्म में गिवन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स जो वैल्यू है अलोंग द एक्स एक्सिस यानी आई कैप है, प्लस ए वाई जो वैल्यू है वो अलोंग द जे कैप है, एंड प्लस ए जेड जो वैल्यू अलोंग द के कैप मीन्स जेड एक्सिस है। तो ये ए वेक्टर, सिमिलरली बी वेक्टर, सिमिलरली आपको बी वेक्टर बी एक्स आई कैप बी वाई जे कैप बी जेड के कैप, तो अभी कंपोनेंट फॉर्म में दे रखा है, देन इनको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? यस, ए डॉट बी की वैल्यू क्या आएगी? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ए डॉट बी, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो यहां पर ध्यान रखना है क्या कि आई, जैसे ए डॉट ए स्क्वायर होता है, तो आई डॉट आई क्या होगा? मॉड ऑफ आई का स्क्वायर, और आई क्या है? यूनिट वेक्टर, तो 1 आ जाएगा, तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो ये आपको याद रखना है कि जो आपका आई डॉट आई है इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के, यानी इन सबके मॉड का स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर का मॉड का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है, ये 1 आ गया। बाकी अभी हमने स्टडी किया कि आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0, तो ये चीज़ ध्यान रख कर यहाँ पुट करना है और उस ब्रैकेट को ओपन करना है, जैसे कि हम करते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए एक्स आई डॉट बी एक्स आई, तो ए एक्स बी एक्स मिल गया आपको, ए एक्स बी एक्स, और आई डॉट आई 1 हो गया, तो ये मिल गया आपको। नाउ फिर ए एक्स आई डॉट बी वाई जे करेंगे तो आई डॉट जे 0 हो गया, ए एक्स आई डॉट बी जेड के करेंगे तो आई डॉट के 0 हो गया, यानी सिर्फ आई कैप और आई कैप वाला टर्म रह गया, बाकी टर्म 0 हो गए। सिमिलरली वाई वाला टर्म वाई के साथ डॉट होगा, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, तो इसलिए ए वाई बी वाई मिल रहा है आपको, ये टर्म मिल जाएगा, बाकी टर्म 0 हो जाएंगे। ए जेड बी जेड वाला टर्म मिलेगा, क्योंकि ए जेड बी जेड के डॉट के 1 हो जाएगा और बाकी टर्म 0 हो जाएंगे, तो हमें ये ए जेड बी जेड, तो अब डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि जो ए डॉट बी होता है, वैसे तो ए बी कॉस थीटा होता है उसके इक्वल कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एंगल दिया हो। लेकिन अगर आपको ना मॉड ऑफ ए दिया हो, ना मॉड ऑफ बी दिया हो, और ना एंगल दिया हो, और कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हो, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है, क्या? ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, क्लियर हो गया? तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले क्या है आपके? यस, फॉर्मूला है आपका ये ए बी कॉस थीटा, और ये फॉर्मूला जो भी आपने स्टडी किया, तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है डॉट प्रोडक्ट में। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हमने जो डॉट प्रोडक्ट में समझा उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं उस कंसेप्ट को, यानी इस एग्जांपल समझते हैं। क्या गिवन है इस एग्जांपल में? गिवन डेट ए इज इक्वल टू बी, वेक्टर नहीं लगाना, मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी गिवन है, ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर के मॉड के इक्वल है, मैग्नीट्यूड सेम है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वेक्टर मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करें, एडिशन से क्या मिलेगा? रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी वेक्टर, याद रखना ये वर्ड, ठीक है? क्वेश्चन ऐसे घुमा के आता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, यस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, एंड डिफरेंस सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ओके।
हमें इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करना है। गिवन क्या है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए है वो बी के इक्वल है। सॉल्व करते हैं। आंसर गिवन है आपको a इज इक्वल टू बी, मॉड ऑफ a इज इक्वल टू बी, एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर यानी एडिशन ऑफ टू वेक्टर, a वेक्टर माइनस b वेक्टर यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है। यानी कि p वेक्टर जो हमारा a वेक्टर प्लस b वेक्टर है एंड जो q वेक्टर जो हमारा a वेक्टर माइनस b वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है। तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्टकट मेथड है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर करते हैं। ठीक, अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें डॉट प्रोडक्ट करना आता ही है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में किया था आपने। a वेक्टर डॉट a वेक्टर क्या आएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, a डॉट a, यस, a वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आ जाएगा, देन a डॉट माइनस ऑफ b, तो वी गेट माइनस b डॉट a या a डॉट b लिख सकते हैं क्योंकि a डॉट b इक्वल b डॉट a। नाउ b डॉट a ये प्लस है, प्लस b डॉट a, ठीक, एंड b डॉट, यस, माइनस लगाए तो b डॉट माइनस ऑफ b यानी माइनस b डॉट b। ठीक है, क्लियर, चेक कर लोगे। a डॉट a मॉड ऑफ a का स्क्वायर, a वेक्टर का मॉड का स्क्वायर, जैसे मैंने बताया था a डॉट a स्क्वायर होता है, देन a डॉट माइनस बी वेक्टर तो माइनस लग गया, a डॉट बी लिख सकते हैं तो b डॉट a भी लिख सकते हैं, देन यहाँ पर प्लस है, ठीक है, प्लस b डॉट a कर दिया, एंड लास्ट वन प्लस माइनस माइनस b डॉट b, यानी b डॉट b क्या, यहाँ भी b वेक्टर के मॉड का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर और ये तो कट गया, माइनस b डॉट a प्लस b डॉट a और ये माइनस b स्क्वायर, ये वैल्यू आई, ओके, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये p a q है तो यस, ये आपका a प्लस b वेक्टर है, इसका मॉड, मॉड ऑफ a वेक्टर प्लस b वेक्टर, दिस वन यानी p वेक्टर, मॉड ऑफ a वेक्टर माइनस b वेक्टर यानी मॉड ऑफ q वेक्टर, और एक कॉस एंगल दोनों के बीच का। हमें a और b के बीच का एंगल नहीं फाइंड करना, हमें इस p वेक्टर यानी a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड करना है, ये कॉस थीटा फाइंड करना है। अब आप यहाँ पे कॉस थीटा फाइंड कर सकते हैं, ये वैल्यू आ चुकी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मॉड अगर आप पुट करें तो क्या आएगा, यस, a स्क्वायर मॉड ऑफ a स्क्वायर मॉड ऑफ b स्क्वायर, आपको पता है कि दोनों का मॉड सेम है तो मैं a क्यों ना रख दूँ, ठीक है, एंड यस प्लस 2ab तो 2a स्क्वायर। अब ये जो कॉस एंगल है a और b के बीच का वो थीटा नहीं है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको लगे कि भाई थीटा किसके, थीटा एंगल बिटवीन a वेक्टर प्लस b वेक्टर यानी p वेक्टर एंड q वेक्टर के बीच का है, तो ये कॉस अल्फा। सिमिलरली ये टर्म आ गया, ये इसका मॉड आ गया, ये इसका मॉड क्या आएगा, सॉल्व करेंगे तो अंडर में अगेन a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी b का मॉड भी a है तो a का स्क्वायर, और यहाँ माइनस हो जाता है क्योंकि a वेक्टर माइनस b वेक्टर है तो माइनस 2ab, तो माइनस 2ab और a और b का मैग्नीट्यूड सेम है तो a स्क्वायर कॉस अल्फा, ठीक है, ये आना चाहिए ये पूरा टर्म, ठीक। अब ये जो कॉस थीटा है वो हमें थीटा एंगल फाइंड करना है जो कि p एंड q के बीच का, यानी जो कि a वेक्टर प्लस b वेक्टर एंड a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बीच का है, तो इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। लेकिन आपको ये यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, बट हाँ हमने शो कर दिया कि बेसिकली हम थीटा अल्फा में कंफ्यूज ना हो। अल्फा जो एंगल है वो a और b के बीच का है, और जो थीटा एंगल है वो यस a वेक्टर प्लस b वेक्टर a वेक्टर माइनस b वेक्टर के बीच का एंगल है। और आपको पता है a इक्वल टू b है तो यानी कि ये तो कैंसिल होकर जीरो हो गया ना, तो इस पूरे टर्म का कोई यूज़ ही नहीं है, भले ये जीरो नॉन जीरो है, तो यहाँ से ये टर्म क्या आएगा, ये जो पूरा टर्म एज इट इज़ रहेगा कॉस थीटा जीरो आ जाएगा, ये पूरा टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, ये तो नॉन जीरो टर्म है तो कॉस थीटा इसका मतलब जीरो होगा, और कॉस थीटा जीरो मतलब कि थीटा 90 होगा। तो इस तरीके से इसका मतलब क्लियर हो गया कि यहीं पे हम सॉल्व कर सकते हैं कि ये वैल्यू भले ही कुछ हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी आए, क्योंकि यहाँ पे a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू सेम होगी क्योंकि a इक्वल टू b है, तो ये जीरो हो गया, तो कॉस थीटा जीरो कब होगा, आपका थीटा 90 होगा, और ये जल्दी से सोल्यूशन आपका आ गया।
क्लियर है? तो इस तरीके से हमने एंगल फाइंड कर लिया बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर के बीच का। यस, तो नाउ कम टू द नेक्स्ट। यस, गिवन क्या है, अ फोर्स 3i कैप प्लस 2j कैप न्यूटन displaces an object through a distance of 2i cap minus 3j cap meter and we have to find work done। तो यस, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज स्केलर क्वांटिटी, तो एरो तो लगेगा नहीं, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ओके, नाउ वैल्यू पुट करते हैं, एफ वेक्टर की वैल्यू 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट इज 2i कैप माइनस 3j कैप। तो मैंने क्या कहा आपको, यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि फॉर्मूला एफ एस कॉस थीटा लगेगा, नहीं, एफ एस कॉस थीटा तब लगेगा जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स दिया हो, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट और एंगल गिवन हो। यहाँ पे कंपोनेंट में गिवन है तो कौन सा फॉर्मूला, यस कंपोनेंट वाला, जैसे ए डॉट बी क्या, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो यहाँ कंपोनेंट में जो फॉर्मूला आएगा हम कहेंगे तो एफ एक्स कॉम्पोनेंट, यस आई कैप के आगे, और डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का एस का एक्स कंपोनेंट प्लस एफ ऑफ वाई एस ऑफ वाई, और जेड नहीं है तो ठीक है, तो वो जीरो हो गया, जेड नहीं है तो हम पुट करते हैं एक्स कंपोनेंट फोर्स का 3, डिस्प्लेसमेंट का 2, तो 3 इंटू 2 करना है, प्लस यस वाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स 2 एंड वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट -3, साइन का ध्यान रखना है आपको, यस 3 2 6 प्लस -6, वर्क डन क्या आ गया, 0 आ गए, तो वर्क डन क्लियर है, वर्क डन 0। इसका मतलब ये है कि फोर्स नॉन जीरो है, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी लग रहा है, बट वर्क डन 0 क्यों आया, इसका मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो वर्क डन 0 हो सकता है। ओके, तो वर्क डन यहाँ 0 है। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस, तो आफ्टर द प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड उसके एग्जाम्पल्स के बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट यानी वेक्टर प्रोडक्ट। फर्स्ट वन, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज एंटी कम्यूटेटिव, मीन्स हमने जैसे ए डॉट बी कहा था बी डॉट ए के इक्वल, तो वो कम्यूटेटिव है, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, यहाँ ये माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्लियर है कि डायरेक्शन है ना वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से क्या आता है वेक्टर क्वांटिटी। और आपको मैंने अब एग्जाम्पल टाउ का टॉर्क का दिया था आर क्रॉस एफ, तो मैंने बताया था कि एक की डायरेक्शन आई कैप, एक की जे है, तो एक की के कैप आएगी। तो यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में हमको ये पाम रूल यूज करना है, ठीक है। ए क्रॉस बी, अगर ए की डायरेक्शन ये है और वहाँ से बी की तरफ जा रहे हैं, आई कैप से जे कैप की तरफ जा रहे हैं, तो ए क्रॉस बी अगर कर रहे हैं तो हमारा थंब ऊपर आ रहा है, तो z एक्सिस यानी के कैप ऊपर की तरफ आएगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी, पाम को ए क्रॉस बी मूव करेंगे तो यह सी वेक्टर ऊपर आएगा, और अगर अपोजिट करें यानी बी से ए की तरफ जाए, बी क्रॉस ए डाउनवर्ड आएगा। तो जैसे आप स्क्रू जो है उसको क्लोज या ओपन करते हैं, तो अगर आप ऐसे इस तरीके से घुमाते हैं तो वो अंदर की तरफ जाता है और ऐसे वो बाहर की तरफ आता है। तो बस वही चीज़ है कि अगर आपका ए क्रॉस बी ऊपर की तरफ तो बी क्रॉस ए नीचे की तरफ, ऐसे किया ए क्रॉस बी तो इधर आएगा, और अगर बी क्रॉस ए इनवर्ड जाएगा। तो इस तरीके से डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, तो ए क्रॉस बी इज माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जा रही है, ठीक है। तो ये है आपका एंटी कम्यूटेटिव। तो इस वजह से ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, हम कह सकते हैं कि जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी का वो इज इक्वल टू मॉड ऑफ, यस मॉड ऑफ आपका बी क्रॉस ए, ठीक है, मॉड ऑफ बी क्रॉस ए हो सकता है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। और मैग्नीट्यूड क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इसका भी ए बी साइन थीटा ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन का फर्क होगा, ठीक है, डायरेक्शन का फर्क होगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। हाँ, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, उल्टा कर दें, क्योंकि ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे होगा, डायरेक्शन चेंज कर दें बी क्रॉस ए, यानी कि अगर माइनस कर दे तो इक्वल आएगा, यानी ए क्रॉस बी अगर कहें
तो माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए होगा, बट ए क्रॉस बी इज नॉट बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, माइनस टाइम्स हो सकता है क्योंकि माइनस करने पे उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो क्लियर हो गया। तो नाउ नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यस, यहाँ पे भी भाई ए क्रॉस लगा हुआ है, ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है, तो भाई ए क्रॉस पहले बी करेंगे, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेक्टर। तो किसी वेक्टर को अगर जीरो वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, नल वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो नल वेक्टर ही मिलेगा। क्या होता है नल वेक्टर? एनीवन? यस, वेरी गुड, याद है आप लोगों को। नल वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होगी, एनी डायरेक्शन। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर विद इटसेल्फ, जैसे हमने कहा था ए डॉट ए स्क्वायर आता है, तो ए क्रॉस ए क्या आएगा? ए क्रॉस ए जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा? फॉर्मूले से। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, तो यहाँ बी की जगह मॉड ऑफ ए ही हो गया। तो जब दोनों वेक्टर है तो साइन एंगल क्या होगा? दोनों वेक्टर सेम है, तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल क्या होगा? जीरो होगा। और साइन जीरो क्या? साइन जीरो जीरो होता है, तो ये साइन जीरो जीरो होने की वजह से ये आपका ए स्क्वायर इंटू जीरो, ये पूरा जीरो हो जाता है, तो ये जीरो आ जाता है। तो ए क्रॉस ए जीरो आ गया, वैसे बी क्रॉस बी जीरो आ गया, तो इस तरीके से आपका जीरो हो जाता है। नाउ मल्टीप्लाई बाय स्केलर क्वांटिटी। अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करें, लाइक सी, अब यहाँ गलती भी होती है, सी से ब्रैकेट में ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई किया, तो या तो सी ए के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो सी ए वेक्टर क्रॉस बी हुआ, या तो आप सी बी के साथ ले जाओ, ए क्रॉस सी बी कर दो। ऐसा नहीं कि सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी हो गया, ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने लिख दिया कि सी ए वेक्टर क्रॉस सी बी वेक्टर, ये गलत हो जाएगा। सी या तो ए के साथ, सी या तो बी के साथ, तो ये आपका स्केलर क्वांटिटी से अगर क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें। द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द यूनिट वेक्टर, यस, आई कैप क्रॉस आई कैप, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, ये क्या होगा? यस, ये होगा आपका, जैसा कि अभी बताया आपको मैंने, ए क्रॉस ए पे, तो मॉड ऑफ आई, साइन एंगल क्या? जीरो, तो क्योंकि साइन जीरो होता है, जीरो, इसलिए जीरो हो जाता है, तो आई क्रॉस आई भी जीरो हो जाएगा, जे क्रॉस जे भी जीरो हो जाएगा, के क्रॉस के भी जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन एंगल जीरो है। ओके। अगर यहाँ पर ये सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो चुका है, तो फिर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का, यानी कि आई जे के आर ऑर्थोगोनल, तो आई क्रॉस जे, तो आई क्रॉस जे के कैसे मिलेगा? यस, तो अभी आपको मैंने बताया ये रूल, पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल से या राइट हैंड स्क्रू रूल से क्या होता है कि अगर आप इसको एक साइक्लिक प्रोसेस से समझाते हैं, ठीक है, ये आप आई कैप ले लें, ये जे कैप ले लें और ये के कैप ले लें, ऐसे करके आई ऑर्डर चलें, जैसे एक्स वाई जेड यानी आई जे के आई ऑर्डर में। तो अगर आप आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या मिलेगा? के। ठीक है, आई क्रॉस जे मिलेगा के, क्योंकि अगर ये आई कैप यानी एक्स एक्सिस है, जे कैप यानी वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस ऊपर, आई क्रॉस जे के यानी जेड एक्सिस। ओके, तो आई क्रॉस जे के मिल गया, ये तो क्लियर हो गया, आई क्रॉस जे के। लेकिन अगर मैं उल्टा चलूं, यानी ये ऑर्डर ना लेकर के अपोजिट लूं, जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे के है, लेकिन मैं जे क्रॉस आई करूं तो माइनस के, तो ये चीज़ माइनस हो जाती है। देखो, तो आई क्रॉस जे अगर के है तो जे क्रॉस आई माइनस के हो जाता है। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ए क्रॉस बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, तो माइनस साइन, तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। वैसे जे क्रॉस आई यानी इनको क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, तो जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल रहे हैं तो आपको आई मिलेगा इस क्लॉकवाइज ऑर्डर में, लेकिन अगर उल्टा चले अपोजिट डायरेक्शन में तो फिर वो माइनस आई हो जाएगा ना। सेम वे अगर आप के क्रॉस आई करते हैं तो आपको जे मिलेगा, और अगर आप अपोजिट चलेंगे यानी आई क्रॉस के माइनस जे मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से डायरेक्शन के बेसिस पे आपको प्लस या माइनस मिलेगा। तो आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई माइनस के, तो ये ध्यान रखना और इसको आगे अप्लाई करना है सभी वेक्टर्स क्वांटिटीज में जहाँ पे वेक्टर क्वांटिटीज का क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा होगा। तो ये क्लियर हो गया आपका प्रॉपर्टीज। नाउ नेक्स्ट वन,
यस, यहाँ पे भी तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स जो है हमारा, अगर कहें तो जैसे ए वेक्टर है 3 पार्ट में रिजॉल्व हुआ, बी वेक्टर 3 पार्ट में रिजॉल्व हुआ, ठीक है, आई कैप ए एक्स कॉम्पोनेंट, जे ए वाई, के कैप ए जेड, तो ये कॉम्पोनेंट फॉर्म में। तो जब कॉम्पोनेंट फॉर्म में, तो फिर कॉम्पोनेंट फॉर्म में जैसे ए डॉट बी का क्या था, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ये वैल्यू थी, और मैग्नीट्यूड की फॉर्म में ए बी कॉस थीटा था। तो यहाँ पे जैसे ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा है, एन कैप भी मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा एन कैप है, तो कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर थोड़ा अलग मेथड यूज कर रहे हैं। लॉन्ग मेथड ये है कि वही जैसे आप ब्रैकेट ओपन करते हैं कि ए क्रॉस बी, तो ये पूरा ए वेक्टर है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर ये कंपोनेंट ऑफ पूरा बी वेक्टर है, तो वही करना पड़े कि एक एक करके हम इस ब्रैकेट को ओपन करें। इसको पहले इससे क्रॉस किया, फिर इससे क्रॉस किया, फिर इससे क्रॉस किया, फिर वही रूल अप्लाई किया कि आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, आई क्रॉस आई 0 हो गया, और आई क्रॉस जे के हो गया, और आई क्रॉस के क्या होगा, यस माइनस जे, क्योंकि के क्रॉस आई जे होता है, आई क्रॉस के उल्टा चले ना तो माइनस जे। अब ऐसे लॉन्ग मेथड अप्लाई करके आप करोगे तो टाइम लगेगा, तो उसके लिए ये एक शॉर्ट मेथड है जिसको ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट फॉर्म में होता है। ये डिटरमिनेंट फॉर्म है, क्लास 12th में मैथ्स में पढ़ेंगे, लेकिन इसको यहाँ सॉल्व करना बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। उस रूल को बस समझना होता है, और आपको यहाँ पे उस डिटरमिनेंट फॉर्म से सॉल्व करके बता रहे हैं, जिसमें हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहे हैं। एक्स एक्सेस वाली यानी आई कैप वाली अलग, जे वाली अलग, और के वाली अलग, अलग अलग कर दिया उसको। ये 2 लाइन बना दी है, इसको कहते हैं डिटरमिनेंट फॉर्म में इसको सॉल्व करना। ये 2 लाइन ड्रॉ कर दी। अब कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको बताते हैं। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, स्टार्ट करते हैं कि आपको इस तरीके से दिया हुआ है, और ऐसे क्यों अरेंज करते हैं। आई कैप वाले आई कैप है, तो आई कैप वाली कैटेगरी कौन सी है, आई कैप का कोएफिशिएंट ए एक्स, आई कैप का कोएफिशिएंट बी एक्स, तो ये आई कैप वाली कैटेगरी एक्स एक्सेस वाला हो, ठीक है। जे कैप वाली, जे कैप के आगे ए वाई, जे कैप के आगे बी वाई, इधर के कैप ए जेड, के कैप बी जेड, यहाँ इस तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, आई कैप जे कैप के कैप, ये डायरेक्शन ले ली, और इन डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो ले ली हमने, ठीक है, इस तरीके से मेंशन कर दे। अब इसको सॉल्व कैसे करें, तो अब सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करते हैं, इसको लिखते हैं प्लस, ये माइनस, और ये प्लस, ऐसा लिखा जाता है, प्लस माइनस प्लस लिखा जाता है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, एक भी माइनस प्लस की गलती फिर पूरा गलत हो जाएगा। प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस प्लस। अब इसको सॉल्व करते हैं, प्लस आई कैप, और प्लस आई कैप का अब यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट से क्या मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट से आपको एक वेक्टर मिलेगा सी वेक्टर, बेसिकली वही आ रहा है आई कैप, और इसके यहाँ पे जो कॉफिशिएंट आएगा वो सी वेक्टर का कॉफिशिएंट होगा, ठीक है। तो वो कैसे आएगा, तो ये आपका जो आई कैप है, इसमें उस कॉलम और रो को हाइड कर दो, ठीक है। उस रो और कॉलम को हाइड कर दिया तो आपको क्या दिख रहा है, तो वही चीज़ यहाँ पे मेंशन करें कि ये 4 टर्म्स नज़र आ रहे हैं, तो ज़रा उसको भी इस तरीके से कर देते हैं, ये ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड, ठीक है, क्लियर। ये देखो रो और कॉलम को हाइड किया, विजिबल आपको ये वाला पार्ट ना। वैसे माइनस जे ले लेते, फिर इसको भी सॉल्व करना बहुत सिंपल है, माइनस जे ले लिया, माइनस जे। अब वही माइनस जे, ये रो और ये कॉलम हाइड किया आपने, ये रो और ये कॉलम हाइड किया, तो आपको क्या नजर आ रहा है, यस ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, क्लियर। नाउ सेम प्लस के के लिए, प्लस के लिए वही कॉलम रो और कॉलम हाइड किया आपने, तो वी गेट दिस वन, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई, ओके, हो गया, क्लियर हो गया। तो क्या क्या, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, फिर प्लस आई कैप, उस रो और कॉलम को हाइड किया, ये टर्म मिले, ठीक है, फिर माइनस जे कैप, और उस रो और कॉलम को हाइड किया, ये टर्म मिले, और फिर प्लस के कैप, रो और कॉलम को हाइड किया, ये टर्म मिल गया आपको। अब इसको सॉल्व करते हैं, यस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको पता ही है, नहीं है पता तो अभी समझ लेते हैं। यहाँ पर ए वाई क्रॉस बी जेड करेंगे, ओके, तो यानी ये ए वाई क्रॉस बी जेड, फिर माइनस
यस बी वाई ए जेड, सेम यहाँ पर भी होगा ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, सेम यहाँ पर भी ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते। यस ए वाई बी जेड माइनस लगा दिया ए वाई बी जेड माइनस, यस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये ए जेड बी वाई आ गया, माइनस जे कैप ए एक्स बी जेड माइनस, देन इन दोनों को मल्टीप्लाई किया ए जेड बी एक्स, नाउ प्लस के कैप यस ए एक्स बी वाई एंड माइनस लगाया बी एक्स ए वाई यानी ए वाई बी एक्स। इस तरीके से हमारा ये जो आया वो वेक्टर क्वांटिटी आई, क्योंकि यहाँ आई कैप भी है, जे कैप भी है और के कैप भी है, और ये जो आया वो आपका ए क्रॉस बी आया, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ये सी वेक्टर आया, और ये जो सी वेक्टर आया यस ये ए एंड बी दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा आपका। दिस फॉर्मूला इज सी वेक्टर जो कि ए क्रॉस बी करके आया, एंड दिस सी यानी दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। क्लियर हो गया? इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस तो अभी हमने जो क्रॉस प्रोडक्ट समझा, डायरेक्शन फाइंड करना कि वो हमें समझ आया नहीं, तो अब इस एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एग्जांपल हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। इफ वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, वेक्टर ए ऊपर की तरफ, एंड वेक्टर बी टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ कहाँ, यस हम जहाँ आप सामने देख रहे हो ना, यस ये नॉर्थ, ये ईस्ट, पीछे साउथ और ये वेस्ट। तो आप यस जैसे आप सामने फेस आपके, नॉर्थ आपके सामने है, अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड। अब आपको ए क्रॉस बी बताना है, यानी ये पाम मूव करना है, कहाँ से, ए से बी। ए कहाँ है, अपवर्ड, ठीक है ऊपर, ठीक अपवर्ड, और बी वेक्टर नॉर्थ की तरफ, यस ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी थंब कहाँ आ रहा है, कौन सी डायरेक्शन है, अगर सामने नॉर्थ है तो वेस्ट है, तो आंसर कौन सा होगा इसमें, अलोंग वेस्ट। क्लियर? नहीं क्लियर? दोबारा देख लो आप कि आपको जो ए वेक्टर है वहां स्टार्ट करना है, ए वेक्टर यस पाम ऊपर की तरफ, ये पाम ऊपर की तरफ, और बी वेक्टर सामने नॉर्थ ऐसे, तो ए से बी जाना है, यानी अपवर्ड से, वर्टिकली अपवर्ड से नॉर्थ की तरफ पाम मूव करना है। तो थंब तो हमारा इधर ही है, यानी टुवर्ड्स वेस्ट है, यानी अलोंग वेस्ट है, यानी ए क्रॉस बी वेस्ट की तरफ आ गया। क्लियर हो गया? नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। एग्जाम्पल, अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्रॉस प्रोडक्ट पे बेस। वेक्टर f1 वेक्टर इज अलोंग द पॉजिटिव x डायरेक्शन, यानी प्लस आई कैप, ध्यान रखना x एक्सिस मीन्स प्लस आई कैप। इफ इट्स वेक्टर प्रोडक्ट विद अनदर f2 इज, यानी f1 क्रॉस f2 इज 0, देन f2 वेक्टर मे बी। तो f2 वेक्टर की वैल्यू क्या होगी, क्या f2 0 होगा, क्या वैल्यू होगी, तो f2 की वैल्यू क्या हो सकती है, तो ये सॉल्व करते हैं। जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, कि हमने कहा भाई f1 वेक्टर जो है हमारा वो अलोंग आई कैप है, चलो f वैल्यू ले लेते हैं, अलोंग आई कैप f1 वेक्टर, ठीक है, या मैग्नीट्यूड f1 ही मान लेते हैं। f2 वेक्टर हमें बताना है कि f2 वेक्टर क्या हो सकता है, ठीक है, क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है इनमें से। लेकिन क्या कंडीशन दी है कि f2 अगर फाइंड करना है, तो कंडीशन ये फॉलो होना चाहिए कि जो f2 है यस वेक्टर प्रोडक्ट विद अनदर f2 इज 0, तो यानी f1 क्रॉस f2 0 आना चाहिए। भाई क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब दोनों की डायरेक्शन, या तो f2 की वैल्यू 0, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। अब यानी कि दोनों की वैल्यू नॉन जीरो है, और फिर भी वैल्यू 0 कब आएगी, जब साइन 0 होगा। साइन 0 मतलब साइन 0 0 जब सेम डायरेक्शन होगी, तो मतलब जो डायरेक्शन आपका f1 का है आई कैप, वही डायरेक्शन f2 की होनी चाहिए, या तो 0 हो या अपोजिट 180 हो। तो देखो आई कैप वाला टर्म कौन सा है, ये नहीं, ये तो जे कैप है, गलत, ये आई प्लस जे दोनों ही है, आई प्लस के है, हाँ ये है डी -4 आई कैप। तो यस इसका मतलब ये है कि ये आपका f1, ये अगर f1 आई कैप है,
तो ये -4i का मतलब ये है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो थीटा 180 और साइन 180 क्या होता है, 0 होता है, तो यानी ये डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, तो ये एग्जाम्पल आपका क्लियर हो गया। तो इसके साथ आपका जो है डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया विद एग्जाम्पल। ओके, तो आज की ये वीडियो यहीं कंप्लीट होती है। ओके, थैंक यू क्लास।